हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव कुमार एक बार फिर से आपको 25 प्रश्नों की सीरीज की जो पहली क्लास अपलोड किया जा चुका है और दूसरी क्लास लेकर के मैं आया हूं। तो स्वागत है आपका इस पीसीएस क्रांति ऐप पे। और इस पे जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है पीवाईक्यू और एमसीक्यू, आपको अ, क्रांति लर्निंग ऐप पे भी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके जो टेलीग्राम पे भी जो है उपलब्ध है, मुफ्त में उपलब्ध है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जानकारी मिल सकती है। हाँ, ठीक है। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पे बिहार के मैप से, बिहार के मानचित्र से। यहाँ पे बताने का रीजन ये है कि बिहार का, या किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो जैसे भारत की मानचित्र यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है, इसी तरीके के हर स्टेट का जो पीसीएस पेपर है, उसके लिए वहाँ की मानचित्र का इम्पोर्टेंस रोल होता है। वो इसीलिए कि ताकि वो जान सकें कि उसके चौहद्दी में कौन कौन सा स्टेट है। ये जानने का रीजन ये है कि कौन कौन सा स्टेट किस किस डिस्ट्रिक्ट से टच करता है। जैसे पश्चिम बंगाल से बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करता है, पश्चिम बंगाल के बाद ये पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों मिलाकर के किस डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, झारखंड से बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट और कितने डिस्ट्रिक्ट टच करता है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के भी सेंस में देख सकते हैं। और ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है बिहार का, जो नेपाल से, तो नेपाल से कौन सी सीमा, किस किस जिलों की सीमा जो है नेपाल से टच करती है, सबसे ज्यादा किस से टच करती है, सबसे कम किस से टच करती है, छूती है। तो ये चीजों को जानें, और ये मानचित्र के माध्यम से ही हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के इम्तिहान में शामिल होने वाले हैं, तो बिहार के मानचित्र को समझें, देखें और समझें। इसका एक फायदा और भी है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की चर्चा कीजिए, जैसे मान लिया कि पटना की चर्चा किया जाए, नालंदा की चर्चा किया जाए, पूर्णिया का किया जाए, किशनगंज का किया जाए, तो ये पता हो कि बिहार के किस भाग में है। जैसे मुझे पटना के बारे में बोला जाए तो समझें कि यहाँ वो पटना के, बिहार के लगभग मिड में अवस्थित है। मुजफ्फरपुर की बात किया जाए तो पता चले कि वो कहाँ पे स्थित है। इससे क्या होगा कि माइंड मैप में, आपके मैप में ही एक माइंड तरीके से याद हो जाएगा, तो याद हो भी जाएगा और याद रखने में लंबे समय तक मदद भी करेगी ये बिहार की मानचित्र। तो ये बताने का पर्पस ये था, लगाने का पर्पस ये, इसको आगे फॉलो करिएगा। तो आते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, जो कि 25 प्रश्नों की सीरीज है। उसके पहले प्रश्न की ओर आते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, वाइट ही ले लेता हूँ। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का विद्रोह न कि केवल बिहार के पेपर में, बल्कि हिंदुस्तान के शायद ही ऐसा कोई पेपर हो जिसमें ये इम्पोर्टेंस रोल ना निभाता हो। खास करके बिहार में तो आना ही आना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आप जानते हैं कि ये बाबू कुंवर सिंह, जिनको बिहार का सिंह का उपनाम से भी जाना जाता है, बिहार के सिंह के उपनाम से भी इनको जानते हैं। ये कभी पूछ दे कि बिहार का सिंह, तो शायद कंफ्यूज कर जाएं कि अनुग्रह नारायण सिंह की बात हो रही है, किन की बात हो रही है। तो ये बिहार के सिंह के उपनाम से भी जानते हैं। और इनके बाद कुंवर सिंह की जब मृत्यु हो जाती है 1857 के विद्रोह में, तब जाकर के इनके जो भाई हैं बाबू अमर सिंह, ये नेतृत्व को, मोर्चा को संभालते हैं। और आप जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी बहुत महत्वपूर्ण छावनी है ये, जहां से मंगल पांडे ने 29 मार्च को, और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये बंगाल में पड़ता है। तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को यहाँ पे चर्बी वाले कारतूस, जो कि तत्कालिक कारण थे, 1857 के और भी कुछ कारण थे महत्वपूर्ण, लेकिन किसी भी क्रांति की, किसी भी युद्ध का एक तात्कालिक कारण होता है। उसी प्रकार ये तात्कालिक कारण थे चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। तो प्रयोग करने से मना कर दिया था मंगल पांडे ने यहाँ पे। और वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। ये कभी कभी पूछता है कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सैनिक थे, तो 34, 34वीं के इन्फेंट्री के वो सैनिक थे। तो उन्होंने मना कर दिया, और मना करने के बावजूद वहां पे क्या हुआ कि उनकी लड़ाई हो गई। वहां पे जो जनरल थे, ह्यूसन थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, जिनकी
हत्या हो गई, हत्या कर दिया इन्होंने। और जाकर के 8 अप्रैल और 1857 को इनको फांसी की सजा दे दी जाती है, और इस इन्फेंट्री को कैंसिल भी कर दिया जाता है। उसके तदुपरांत क्या होता है कि 10 मई को जो मेरठ की छावनी से है वहां पे, मेरठ की छावनी से 1857 में यहाँ पे दिल्ली का आगमन होता है, जहाँ यहाँ पे होते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय। और यहाँ पर आकर के उनको कमान संभालने के लिए कहा जाता है, और वो 1857 की क्रांति का एक तरीके से राष्ट्रीय प्रसार शुरू हो जाता है। और यहाँ पर एक बात और समझने की बात है कि जैसे जिस तरीके से पूछ रहा है कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, उसी तरीके से अन्य जगह भी पूछा जाता है कि दिल्ली में किसने किया था। दिल्ली में, फिर झांसी में, अवध में, आसाम में, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे जान लेते हैं। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर के साथ साथ में एक जो थे, बहादुर शाह जफर के साथ में एक वक्त खां भी थे। ठीक है। झांसी में तो आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई थी, साथ साथ में थे तात्या टोपे भी। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, तात्या टोपे जब झांसी से ये ग्वालियर आए थे, तब ये झांसी की रानी जब थे झांसी में, ये रानी लक्ष्मीबाई झांसी में जब किए, तो फिर ये ग्वालियर में आकर के नेतृत्व संभाला, तब इनको साथ में तात्या टोपे भी थे। तात्या टोपे का जानते हैं कि जो मूल नाम है वो रामचंद्र पांडुरंग है। रामचंद्र पांडुरंग। आप जानते हैं कि तात्या टोपे को 1857 की विद्रोह में गैरीबाल्डी की उपाधि दी गई थी। इटली के गैरीबाल्डी। इटली का गैरीबाल्डी की उपाधि भी दी जाती है। ठीक है। ये अवध नहीं, यहाँ पे ये गलती हो गया है। ये है लखनऊ। लखनऊ में है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। और इनके नाबालिग जो पुत्र हैं यहाँ पे, बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर है। और जगदीशपुर से तो बाबू कुंवर सिंह है, जो ये कुंवर सिंह है, ये जगदीशपुर से है। इलाहाबाद एक आता है जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है। इलाहाबाद से थे लियाकत अली। ये सब महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है। एक हमने चर्चा किया था आसाम का। आसाम से जो थे, आसाम से वे थे मनी राम दत्त। मनी राम दत्त, जो कि वहां का राजा थे कंदे पेशवर सिंह, उनके ये सेनापति थे, कमांडर इन चीफ थे। इन्होंने संभाला था। ठीक है। तो यहाँ पे एक याद नई बात यह है कि तात्या टोपे को इटली का गैरीबाल्डी कहा जाता है। और जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, तो आप जानते हैं कि वहां पर जो ह्यूरिज थे, आंदोलन को दबाने वाले, उन्होंने कहा था कि 1857 के विद्रोह के नेताओं में एकमात्र जो है महिला, जब ये मर गई थी तो इन पर एक स्टेटमेंट दिया था कि एकमात्र जो है मर्द का संज्ञा दिया गया था रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई को मूल नाम ऐसे मणिकर्णिका भी है। ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? कहने का मतलब ये कि 1857 के जो विद्रोह हुए थे, तो उसमें कौन सा ऐसा भाग था जो कि 1857 के विद्रोह से अछूता था, भाग नहीं लिया था?
ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए दानापुर तो था ही, क्योंकि दानापुर की छावनी से ही जो मिलिट्री थी वहां से उठ करके गई थी और बाबू कुंवर सिंह से मुलाकात की थी और उन्होंने नेतृत्व संभाला था। पटना से आप जानते हैं कि यहाँ किससे नेतृत्व कर रहे थे? पीर अली, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। आरा से वही बाबू जगदीश सिंह। और मुजफ्फरपुर जानते हैं कि वही जुलाई के अंतिम माह में यहाँ से संभाला गया था कमान। तो इस तरीके से देखते हैं, दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, ये चारों भाग शामिल है, लेकिन मुंगेर शामिल नहीं है ना? तो इसके अनुसार ऑप्शन क्या हो? ऑप्शन बी, मुंगेर वही जगह है मुंगेर, जहां पर 1757 की लड़ाई के बाद जो शासक बनते हैं, सिराजुद्दौला को हटा करके, मृत्यु करके, हत्या कर करके, वो बनते हैं मीर कासिम, मीर जाफर। और मीर जाफर को जब हटाया जाता है बंगाल के नवाब से, तो बनते हैं इनके दामाद मीर कासिम। और मीर कासिम जो है, उसमें राजधानी रहता है बंगाल का, कलकत्ता का मुर्शिदाबाद, जब ये बनते हैं तो। मुर्शिदाबाद। ठीक है ना? तो मुर्शिदाबाद से ये अपनी राजधानी कहाँ ले आते हैं? मुंगेर। मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर ले आते हैं। और ऐसे भी जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार सबसे ज्यादा यदि पर कैपिटा इनकम में डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए, तो पहला कौन सा है? पहला तो आपको पटना है। दूसरा जो है वो बेगूसराय है। और तीसरा में जो है वो मुंगेर ही है। ठीक ना? और मुंगेर से बिहार के स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह भी हैं, जिनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, श्री कृष्ण सिंह। क्या कहा जाता है? बिहार केसरी। देखिए, बोलने का, बताने का पर्पस यहाँ पे ये है कि यदि पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो चीजों को थोड़ा कंपेयर करना सीखें। चीजों को कंपेयर करने से क्या होता है कि वो आपके मेमोरी में आते हैं, वो पढ़ने का तरीका बदलता है, पढ़ाई मोनोटोनस नहीं होता है। नहीं तो बिहार जिस तरीके का पेपर है, खास करके बिहार स्पेशल, तो आप इतिहास को देखें तो बहुत फैक्चुअल है। आप आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, हो सकता है 2 दिनों के बाद कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके का है। तो कोरिलेशन यदि आप कर करके पढ़ेंगे, कोरिलेट करके पढ़ेंगे, एक घटनाओं से दूसरी घटनाओं को, एक व्यक्तित्व को किसी जगह से जोड़कर, किसी जगह को किसी व्यक्तित्व से जोड़ कर कर, ठीक है ना? तो इस तरीके से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो क्या होगा कि पढ़ाई आसान लगेगी आपको, कंफ्यूजन नहीं होगा। मेन मकसद होता है एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को टैकल करना कॉन्फिडेंस के साथ। तो इस तरीके से यदि करते हैं तो वो आसानी होगी औरों की तुलना में याद करना। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? देखिए, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकार को लेकर के ये पूछ सकता है कि बंगाल किराएदारी अधिनियम जो है किस लिए लाया गया था। बंगाल किराएदारी अधिनियम किस लिए लाया गया था? तो बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार के लिए। इसका उद्देश्य ही था ये। जब ये इसका आंसर होगा 1885 ईस्वी। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी एक्ट जब लाया गया था, 1885 में लाया गया था। तो ये लाया गया था, इसका उद्देश्य था, इसके उद्देश्य जो थे वे थे डिफाइन करना, एक तरफ जमींदार के अधिकारों को और एक तरफ किराएदारों के अधिकारों को, जो इस पर काम करते थे। किराएदार के अधिकारों को लेकर करके इसमें बताया गया था कि क्या जमींदार के अधिकार होंगे, क्या किराएदार के अधिकार होंगे। ठीक है ना? तो इसको डिफाइन किया गया था बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 के तहत।
और ये इसके पहले ऐसा नहीं था कि ये अचानक चलाया गया था, इसके पहले वहां पे कई किसान आंदोलन हुए थे। उसी के समय में हुआ था एक 1873 से 76 के बीच में पावना विद्रोह। पावना विद्रोह हुआ था, जिसमें इसके किसानों का स्टेटमेंट था कि हम महारानी और केवल महारानी का रैयत होना चाहते हैं, केवल महारानी का रैयत होना चाहते हैं। है ना? हम केवल और केवल महारानी का रैयत होना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट था पावना विद्रोह का, जिसके नेता थे ईशान चंद्र और शंभूपाल। नेता कौन थे इसके? ईशान चंद्र और शंभूपाल। ठीक है, तो इसी इसी तरह के और भी आंदोलन हुए थे, लेकिन ये आंदोलन कुछ ज्यादा भूमिका निभाया। इस तरीके से देखते हैं, 1873 76 में हुआ, और बाकी 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट लाया गया। बंगाल टेनेंसी एक्ट वही जब कांग्रेस की स्थापना होती है, ये कांग्रेस की स्थापना का वर्ष है 1885। तो इससे कोरिलेट कर कर करके चीजों को जानेंगे तो क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है। वर्ष 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना। किसकी स्थापना? देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि 1904 में देवघर में एक संस्था थी जिसका नाम था गोल्डन लीग, स्थापना किया गया। किस लिए किया गया? तो विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने के लिए और स्वदेशी आंदोलन की डेवलपमेंट के लिए, प्रगति करने के लिए ये किया गया था। ठीक है ना? ये किया गया था। कहाँ किया गया था? तो उस समय क्या था, जो देवघर, उस समय का देवघर बिहार में था, लेकिन आज ये विभाजन हो चुका है। आप जानते हैं कि बिहार और झारखंड का विभाजन जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को कर दिया गया था। उसके तहत देवघर का जो विभाजन के उपरांत जो है वो झारखंड में चला गया। झारखंड में चला गया है ये। ठीक है ना? तो ये बिहार में हुआ था। अब देखिए 1904 का जो वर्ष है भारतीय इतिहास में, 1904, जब यहाँ पे मैं 1904 देखा तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, आपके दिमाग में भी आया, 1904 में और कौन कौन सी संस्था थी उस समय जो कि जिसका गठन किया गया। तो एक तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि गोल्डन लीग है। ठीक है। 1904 में ही आप देखेंगे क्या कि बीडी सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया जाता है। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की जाती है। फिर 1904 के वर्ष में देखते हैं कि उस समय के जो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल जो थे वहां पे, वायसराय, ठीक है, जो थे, तो क्या था कि इनके द्वारा भी दो संस्थाओं का निर्माण किया गया था, गठन किया गया था। एक जो था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का गठन किया गया था। ये करा किया गया था इस मकसद से कि ताकि जो छात्र आंदोलन में शामिल हो रहे थे तो उनको गार्जियन को बुला करके ये कहा जाता था कि बच्चे को आप आंदोलन में शामिल ना करने, वरना जो है और स्कूल कॉलेजेस से क्या किया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा, यानी डराने के लिए किया गया था। दूसरी जो किया गया था 1904 ईस्वी में, भारतीय पुरातत्व सुरक्षा अधिनियम। ठीक है ना?
तो ये है, इस तरीके के कोरिलेट करके पढ़ा जाए तो क्या होगा कि चीजें आसान होगी और याद करने में भी सहूलियत होगी। ठीक है ना। आप जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन वही जिनके समय में 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। बीपीएससी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है ना। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का जो है प्रयास कब किया गया? फैक्चुअल पूछा है कि कब किया गया, यानी प्रयास किया गया, बल्कि हत्या इसकी नहीं हुई, क्या हुआ, प्रयास किया गया। ठीक है, सॉरी। तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? ये है 1908 ईस्वी में। तो होता क्या है कि ये किंग्स फोर्ट जो थे क्रांतिकारियों, पहले मैं बता दूं इसके बारे में कि हत्या का जो प्रयास किया गया था वो किया गया था खुदीराम खुदीराम बोस के द्वारा, और एक इनके साथी थे प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी। ये 8 अप्रैल 1908 ईस्वी की ये घटना है, किया गया था। लेकिन होता क्या है कि किंग्स फोर्ट की हत्या नहीं होती, बल्कि जो क्रांतिकारियों से सहानुभूति रखने वाले थे कैनेडी, कैनेडी की गाड़ी पे जाके बम गिरी और उसके गाड़ी में थे उनकी बीवी और उनकी बच्ची, उनकी हत्या हो जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखते हैं क्या कि ये बच जाते हैं, किंग्स फोर्ट मरने से बच जाते हैं। और इसके से आहत होकर प्रफुल्ल चाकी क्या कर लेते हैं, ये आत्महत्या कर लेते हैं। प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं। और खुदीराम बोस जो हैं, खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले युवक होते हैं, जिनकी उम्र मात्र उस समय क्या होती है, 18 वर्ष होती है। इनको फांसी दे दिया जाता है 11 अगस्त 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। ठीक है ना। और मैंने बोला 18 साल, यानी कि इसका जन्म कब हुआ, 1989 के आसपास में इनका जन्म हुआ था, बंगाल के मेदिनीपुर में। बंगाल के, ये बिहार के नहीं थे बल्कि ये बंगाल के थे। और ये जो थे खुदीराम बोस, ये युगांतर पार्टी के सदस्य थे। युगांतर दल के, जो कि क्रांतिकारी पार्टी था, उसके सदस्य थे खुदीराम बोस। यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछता है कि खुदीराम बोस को जो सजा देने वाले थे जज, सजा देने वाले जज का नाम, तो उनका नाम था कर्डनफ। कभी कभी भी पूछता है कि खुदीराम बोस के वकील कौन थे जो कि खुदीराम बोस की तरफ से मुकदमा लड़ा था, तो ये थे कालिदास बोस। ठीक है। एक और जानकारी यहाँ पर हासिल कर लेनी चाहिए कि खुदीराम बोस जब फांसी पे चढ़े थे तो वो एक हाथ में गीता लिए हुए थे। गीता जो भारतीय अध्यात्म का केंद्र है, एक तरीके से भारतीय आध्यात्मिक किताबों की जननी है वो। तो एक हाथ में गीता लिए हुए थे और गीता लेकर के उन्होंने फांसी पे चढ़ा था। ठीक है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति, 1913 में, ध्यान दीजिए 1913 में, कहा, पटना में। कौन सी संस्था, अनुशीलन समिति। एक क्रांतिकारी संगठन है ये। देखिए, क्रांतिकारी संगठन कहने का तात्पर्य ये है कि जब 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है लॉर्ड कर्जन के माध्यम से, बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है,
तो क्या होता है उसके बाद असंतोष की लहर हो जाती है क्रांतिकारियों में, स्वतंत्रता आंदोलनकारियों में। तो उसके बाद क्या होता है कि कई संगठनों का निर्माण होता है। इसके बाद से निर्माण होना ज्यादा शुरू हो जाता है। तो 1913 में अनुशीलन समिति का गठन होता है ये, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी शाखा जो थी पटना में, वो किसने किया था, शाखा की स्थापना किसने किया था, तो ये थे सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल थे ये। और ये जो शाखा का स्थापना किया गया था पटना में, तो साथ साथ में ये जो देख रहे हैं आप ऑप्शन, तो ऑप्शन पे भी ध्यान दें। जैसे ये रेवती नाग है, तो ये जो अनुशीलन समिति थी, इसकी सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुशीलन समिति की शाखा सबसे ज्यादा कहाँ थी। तो ये जो थी अनुशीलन समिति की शाखा, ये ढाका में थी। ढाका में थी ये। और ये ढाका अनुशीलन समिति का ही भाग था। रेवती रेवती नाग जो थे, बिहार के भागलपुर में इसके सदस्य थे। बिहार के भागलपुर में इसके सदस्य थे। और ये जो यदुनाथ यदुनाथ सरकार थे, ये भी बक्सर में, बिहार के बक्सर में युवा लोगों को क्रांतिकारी संगठन का, क्रांतिकारी का ट्रेनिंग दिया जा रहा था। तो ये भी संबंधित थे उससे। अब मजरूल हक तो आप जानते ही हैं, मदर इंडिया के लेखक, एक तरीके से मदरलैंड के लेखक मजरूल हक। तो इस तरीके से ये है। यहाँ पर एक चीज और जान लें कि जब अनुशीलन समिति का गठन हुआ था, तो उसमें कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कौन से संगठन जो है क्रांतिकारियों से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है। ये यहाँ पे जो है वायर है, ये थोड़ा सा। हमने एक चीज की चर्चा नहीं की, अनुशीलन समिति के जो संस्थापक थे वो कौन थे। ये हैं ज्ञानेंद्र नाथ बसु। दूसरे हैं जतीन्द्र नाथ। और तीसरे जो हैं बरिंद्र नाथ घोष हैं। ये जो है अनुशीलन समिति के संस्थापक रूप में है। और एक यहाँ पर और जान लें कि अनुशीलन समिति के साथ साथ में कुछ ऐसे भी समिति हैं जो कि क्रांतिकारी संगठन का रूप में काम कर रही थी। वो थी स्वदेश बांधव समिति। ठीक है। सहृदय समिति। कुछ और भी संस्थाएं हैं, लेकिन ये सब जो है महत्वपूर्ण रूप से है ना। ये सब जो है महत्वपूर्ण तरीके से है। ठीक है। तो ये इसी तरीके से कोरिलेट कर करके पढ़ें। इससे बिहार का पढ़ रहे हैं तो नेशनल लेवल पर भी सोचें कि अच्छा अनुशीलन समिति है तो नेशनल लेवल पे क्या है। नेशनल लेवल पे यदि पूछा है तो उसको जोड़ करके देखें कि बिहार में क्या है। ये है बिहार स्पेशल पढ़ने का फायदा, कि बिहार में इसके नेता कौन थे, बिहार में क्या इस समय चल रहा था, इस संगठन से रिलेटेड बिहार में वो कौन सी पर्सनालिटी है जो जुड़े हुए थे, किस क्षेत्र में वो संस्था जो थी ज्यादा एक्टिव थी। समझ गए ना। तो इस तरीके से पढ़ाई करें, वो ज्यादा बेहतर होगा, कोरिलेशन हो पाएगा, ज्यादा यादें हो पाएगी, ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन को कॉन्फिडेंशियल तरीके से सोल्व करेंगे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। देखिए, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। आप जानते हैं कि वो कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी, तो वो हर साल हर साल भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अधिवेशन किया जाता था, ताकि लोगों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में अवगत किया जाए, बताया जाए। क्योंकि उस समय तो कम्युनिकेशन का माध्यम ऐसा था नहीं।
कि आज की तरह मोबाइल से लोग चले जाएंगे, बता देंगे, रील्स वगैरह देख करके पता कर लेंगे, न्यूज़पेपर वगैरह होगा, क्योंकि उसमें भारत की लिटरेसी रेट भी काफ़ी न के बराबर ही थी उस समय। और कम्युनिकेशन का कोई माध्यम वो वैसा था ही नहीं। तो क्या होता था कि हर एक राज्य के लगभग जितना संभव हो सके भारत के हर एक कोने में किसी न किसी साल अधिवेशन कराया जाता था। उसी में कहा जा रहा है कि प्रथम अधिवेशन बिहार में कब हुआ था। तो इसके लिए कहा गया कि प्रथम अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था बिहार में, वे 1912 ईस्वी में हुआ था। 1912 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन हुआ था। ये पटना में हुआ था। और ये जो है, पटना में एक पोस्ट ऑफिस है बांकीपुर, कहा जाता है कि उसी के आसपास में किया गया था ये। ठीक है ना। यदि ऑप्शन में पटना रहे और बांकीपुर रहे तो आप बांकीपुर को देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा क्रम था, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा, 12वां, 14वां, 15वां, कौन सा क्रम था। तो ये जो था 27वां क्रम था। ठीक है ना। 27वां क्रम था। और इसकी कुछ खास बातें ये है कि पहली बात तो अध्यक्ष कौन थे इसके। जैसे जब भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ किसी न किसी ने इसकी अध्यक्षता की है। और कई बार अध्यक्षता को लेकर के भी कांग्रेस के सदस्यों में गुटबाजी भी हो गई है, मतभेद भी हो गए हैं, जो कि आगे आप देखेंगे। खास करके 1907 में भी हुआ था, तो वहां पर टाला गया था किसी वजह से, अब जानेंगे आगे जा करके। ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष थे ये R N माधोलकर थे। R N माधोलकर, यानी कह सकते हैं फुल नाम भी कभी जान लीजिए, रघुनाथ। रघुनाथ माधोलकर जो थे इनकी अध्यक्षता किए थे, जो 1912 में अधिवेशन हुआ था पटना में। और एक बहुत ही मजेदार बात यहाँ पर ये जानने की है कि जवाहरलाल नेहरू पहली बार एक सदस्य के रूप में, कांग्रेस सदस्य के रूप में इस अधिवेशन में शामिल हुए थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। एक और बात जान लेते हैं, जब कांग्रेस के अधिवेशन की बात आई है बिहार में, तो एक हुआ था 1922, 1922 का गया अधिवेशन। अब गया को गया जी परिवर्तन कर दिया गया है नाम। तो गया जी में हुआ था 1922 में अधिवेशन। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वे थे C R दास। C R दास, यानी कि चितरंजन दास। चितरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। चितरंजन दास का उपनाम देशबंधु भी है। देशबंधु चितरंजन दास। ठीक है ना। इसकी जो विशेषता है कि यहीं पर किया गया था कि हम काउंसिल में जाकर के काउंसिल में जाकर के चुनाव के माध्यम से और अंग्रेज की नीतियों का विरोध करेंगे। ये कांग्रेस के कुछ सदस्यों का कहना था, जिसमें चितरंजन दास भी शामिल थे, मोतीलाल नेहरू शामिल थे। करेंगे, लेकिन क्या थे, कुछ सदस्य थे जो कि नो चेंजर थे, उन्होंने इसका विरोध किया था कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना। विरोध करने वाले में थे, कभी कभी ये भी पूछता है कि विरोध करने वाले में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। ये सब ये सब लोगों ने क्या किया था, विरोध किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इन बातों से असहमति जताते हुए चितरंजन दास ने कहा कि ठीक है, हमें कांग्रेस में ही रह करके कांग्रेस के भीतर से एक दल का गठन किया था उन्होंने, उसका नाम था स्वराज दल। स्वराज दल। इसके संस्थापक थे कौन। इसके संस्थापक में मुख्य रूप से दो भूमिका आती है। एक तो है C R दास, और जो दूसरे हैं वो मोतीलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, वो मोतीलाल नेहरू हैं। C R दास थे जो अध्यक्ष थे। और ये क्वेश्चन पूछा है, और जो नेहरू थे महासचिव थे। ये क्वेश्चन BPSC में पूछे जा चुके हैं ये सब।
तो इस शब्द को ध्यान से देखें और कोरिलेट कर कर करके जो है जरूर पढ़ें, ताकि चीजें, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चीजें जो है आपको वो माइंड में रहे। ठीक है ना। बाबू बाबा ठाकुर दास, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? देखिए पटना में है, कौन किए थे? बाबा ठाकुर दास किस सोसाइटी की स्थापना किए थे? तो ये किए थे राम कृष्ण मिशन सोसाइटी, राम कृष्ण मिशन सोसाइटी। ठीक है ना। देखिए कहीं कहीं शॉर्ट नेम भी लिखना चाहिए, क्योंकि हर जगह फुल नेम आप लिखेंगे तो बहुत जगह बहुत समय भी लगता है लिखने में। आप भी जब तैयारी करें तो अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं, तो उसमें शॉर्ट वगैरह नाम करें, ताकि उसमें क्या होगा कि आपको समझने में भी जल्दीबाजी, नोट्स रिवाइज करने में भी आसानी होगी, बनाने में भी आसानी होगी। ठीक है ना। तो रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी की स्थापना किए थे पटना में बाबा ठाकुर दास ने। ऐसे तो बड़े स्तर पर देखें तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे संस्थाएं जिनके बारे में जानना चाहिए। परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको इससे संबंधित इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखते हैं, जैसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके स्थापना जो किया गया था 1900 गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। आप जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना। और एक है सेवा समिति, तो सेवा समिति के संस्थापक थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। ये 1914 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। समझ गए। सोशल सर्विस लीग यानी एसएसएल की स्थापना जो किया गया था, ये किया गया था 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में किया गया था सोशल सर्विस। नारायण मल्हार जोशी थे इसके संस्थापक। ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे कर करके पढ़ें। और भी देखें कि ऑप्शन में आने वाली चीज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लें, और यदि ना मिले तो ढूंढ कर करके कर लें, क्योंकि आज तो इंटरनेट का जमाना है, फट से ना ढूंढ सकते हैं किताबें बिना पलटे हुए। लेकिन मैं कहूँगा किताबों के माध्यम से देखें, ताकि उससे रिलेटेड और भी चीजें दिखाई दे। इंटरनेट खोलते हैं 2 मिनट के लिए, वो कब 20 मिनट चला जाता है पता ही नहीं चलता, 20 मिनट या ज्यादा भी। तो किताबों के माध्यम से ही जुड़े, या फिर इंटरनेट पे कंट्रोल है तो वहां से भी देखें। मोबाइल को लेकर कंट्रोल है कि नहीं मैं इतना ही यूज करूंगा, तो वो भी देखें। ठीक है। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? ये हैं जो हैं सच्चिदानंद सिन्हा है। आप जानते हैं कि 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा के माध्यम से, इसके पहले जो थे महेश नारायण, उन्होंने आंदोलन चलाया था बिहार को अलग प्रांत बनाने के लिए। और इसे महेश नारायण, और इन्होंने एक समाचार पत्रिका जो है बिहार टाइम्स के नाम से, बिहार टाइम्स के नाम से लिखा था। और इसमें क्या क्या था कि इन्होंने बिहार को अलग प्रांत बनाने के लिए इस पत्रिका के माध्यम से अपना आंदोलन चलाया था। महेश नारायण की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इसके आंदोलन को पूरे तरीके से कार्यभार संभालते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके उपरांत क्या होता है कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार होता है।
ठीक है, इसको डेट भी याद रखें क्योंकि ये डेट भी पूछता है। ये डेट इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि दिल्ली दरबार होता है यहाँ पे। दो महत्वपूर्ण घटनाएं हो, दो दो महत्वपूर्ण जो है बातें होती है यहाँ पर। पहली बात तो ये कि बंग- बंगाल प्रांत से, बंगाल प्रांत से बिहार को, बिहार को जो कि उड़ीसा उसमें भी शामिल होता है, बिहार को अलग प्रांत बना दिया जाता है, अलग प्रांत बना दिया जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसी समय जो कि भारत की राजधानी होता है कलकत्ता में, उसको कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता है। दिल्ली परिवर्तन कर दिया जाता है। और यहाँ पे जॉर्ज पंचम जो होते हैं शासक होते हैं। जॉर्ज पंचम होते हैं जो शासक होते हैं यहाँ पे। और लॉर्ड एल हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड, कई कई पूछता लॉर्ड हार्डिंग प्रथम या द्वितीय, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो होते हैं यहाँ पे वायसराय होते हैं। तो उनके, उन्होंने प्रस्तुत किया यहाँ पे। एक जानते हो कि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो थे वो 1844 से 1848 के अवधि में थे। ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। ठीक है ना। और ये जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हैं। तो इस चीजों को ध्यान से देखें। फिर आप जानते हैं, एक बार एक बात याद दिला दूं कि ये तो बिहार जो है, बिहार उड़ीसा सहित बंगाल से अलग हुए 1912 ईस्वी में 1 अप्रैल को। और फिर बंगाल उड़ीसा भी बिहार से अलग हो जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935। इसके माध्यम से बिहार को उड़ीसा से भी अलग कर दिया जाता है 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है ना। अब बाद में आप जानते ही हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को एक बार फिर से बिहार का विभाजन होता है झारखंड के, झारखंड राज्य के रूप में। तो ये थे बिहार का विभाजन से संबंधित जानकारी यहाँ पे। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? गांधी जी को आमंत्रण किया था कहाँ में? चंपारण में। तो ये जो थे पर्सनालिटी है यहाँ पे, ये है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल हैं। राजकुमार शुक्ल काफी बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है राजकुमार शुक्ल, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह हैं, मजरूल हक हैं। तो ये सब क्या है कि राजकुमार शुक्ल भी हैं। राजकुमार शुक्ल जो कि गांधी जी जाके मिलते हैं लखनऊ में, लखनऊ में 1916 का जो अधिवेशन होता है लखनऊ में, इसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं क्योंकि वहां पे कुछ पहले जानते हैं इसके बारे में। तो राजकुमार शुक्ल मिलते हैं और जाकर के बताते हैं कि चंपारण में जो तीन कथिया पद्धति है, तीन कठिया पद्धति, ये क्या था? तीन कठिया पद्धति यानी कि आपके पास 20 कट्ठा में कम से कम 3 कट्ठे जमीन में आपको नील की खेती करनी है। यूज तो बिहारियों के लिए, भारतीयों के लिए नहीं था, लेकिन उस समय अंग्रेजों की जरूरत थी। औद्योगिक क्रांति वगैरह जो उधर हो चुका था, तो वहां पर क्या था, इंग्लैंड में इसकी क्या थी, जरूरत थी। और यहाँ पर जबरन खेती किया जाता था। किसान काफी त्राहिमाम थे। तो इस जो ये जो समस्या थी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बताया। लखनऊ अधिवेशन में जब गांधी जी आए थे तो उनको बताया गया कि ऐसी ऐसी बात है। तो ये आप बीती सुन कर करके गांधी जी आने को तैयार हुए और 10 अप्रैल को वो पटना पहुंचते हैं। कहीं कहीं पूछ सकता है। और 15 अप्रैल को मुजफ्फरपुर,
15 अप्रैल को मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, ठीक है ना, पहुंचते हैं ये। और उसके बाद जाकर के वहां नील की जो खेती होती है उसकी जांच की जाती है, अंततः गांधी जी पहली बार वहां पे सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। इंडिया में, हिंदुस्तान में पहली बार गांधी सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ करते हैं? चंपारण में करते हैं। सत्याग्रह का मतलब कि अन्याय के विरुद्ध सत्य और अहिंसा के माध्यम से हम विरोध करें, सामना करें, उसको बोलते हैं सत्याग्रह, जो कि गांधी जी की एक बहुत बड़ा अस्त्र रहा। और यहीं पर से गांधी जी ने इसे पूरे भारत में फैलाया, एक युद्ध शस्त्र के रूप में इसका अपनाया और भारत को लास्ट तक में क्या किया? आजादी दिलाई। तो सत्याग्रह, एक यहाँ पे सत्याग्रह इन चंपारण पुस्तक भी लिखा गया है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। एक और लिखा गया इनके माध्यम से किताब, बापू के कदमों में। बापू के कदमों में, और तो जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डिवाइडेड इंडिया नाम की किस पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो ये जो है खास करके बिहार के है, महत्वपूर्ण है बिहार के एग्जाम के लिए, बापू के कदमों में और सत्याग्रह इन चंपारण, या चंपारण में सत्याग्रह, जो भी समझें इसको। अब यहाँ से प्रश्न दो तीन और बनते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और देखे जाते हैं ये। पहला ये कि जब गांधी जी बिहार पहुंचे, जब गांधी जी बिहार पहुंचे तो सहयोगी कौन थे चंपारण सत्याग्रह में? सहयोग के रूप में उनका वहां पर किन किन लोगों ने साथ निभाया था? तो सहयोगी थे, पहला तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। अ, अनुग्रह नारायण है, श्री अनुग्रह नारायण। देखिए, बिहार विभूति भी कहा जाता है इनको। और इनको तो जानते ही हैं, देश रत्न कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न। तो श्री अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति भी कहा जाता है। और जानते हैं कि ये बिहार के पहले वित्त मंत्री रहे हैं, बिहार के पहले वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम, जो कि बिहार में बहुत ज्यादा चलता है। डिप्टी सीएम बिहार के पहले यही थे, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, यानी बिहार के पहले वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम भी ये रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या सहयोगी के रूप में यहाँ पे कौन है। सहयोगी के रूप में ब्रज किशोर प्रसाद भी है, ठीक है। और एक पर्सनालिटी को और जान लीजिए, और भी कई हैं, महादेव देसाई हैं। महादेव देसाई भी थे, जो कि बाद में गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी बन गए थे, ताउम्र रहे ये फिर महादेव देसाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और जानते हैं कि सत्याग्रह जब किए गांधी जी यहाँ पर, तो इस सत्याग्रह की सफलता के बाद ही टैगोर ने, आर एन टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था सत्याग्रह की सफलता के उपरांत ही, महात्मा ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। एक व्यक्ति थे जो कि सत्याग्रह का विरोध किया था, वो थे एनजी रंगा। एनजी रंगा जो थे, वो गांधी के सत्याग्रह का विरोध किया था। और इससे रिलेटेड एक नया प्रश्न जो बन रहा है इधर बीपीएससी में, जो कि लगातार दो परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, 70 और 71 में भी शायद, या 69 या 70 में। वो ये कहा गया है कि वो कौन सा व्यक्ति था, वो कौन सी पर्सनालिटी थे जो कि गांधी जी को जीवन दान दिया था, जीवन दान दिया था। तो यहाँ पर ये जाने
कि एक अंग्रेज थे एस आर डरविन। क्यों पूछा गया? एक थे डरविन, जो कि जब चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी गए थे तो इनको रात्रि भोज में इनवाइट किया गया था। और एक थे बत्तक मियाँ। बत्तक मियाँ, जिनको ये कहा था कि आप गांधी जी के खाने में, गांधी जी के दूध में जहर मिला दें तो उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। तो इन्होंने मना कर दिया था, जो कि उसमें रसोइया थे, ये रसोइया थे उनके, तो मना कर दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि वो कौन व्यक्ति थे जो गांधी जी को जहर देने से या जीवन दान दिया था। तो ये थे बत्तक मियाँ। ठीक है। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। बिल्कुल वही जिसकी अभी हमने चर्चा की, कि ये हैं बत्तक मियाँ। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने किया था? देखिए 1920 ईस्वी में किसने किया था? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। इसमें दो व्यक्ति हैं, एक है एस एन हलदर और दूसरे हैं ब्योमकेश चक्रवर्ती। ब्योमकेश चक्रवर्ती जी, ये दोनों व्यक्ति हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? ई। क्योंकि उसमें ये भी ऑप्शन देता था, एक उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? यानी लाभप्रद यानी कमाई हो रहा था, वे प्रोफेशनल वकील थे। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये। एक मिनट, थोड़ा सा ब्रेक ले लो जरा। ठीक है, चलिए। अब ये जानते हैं कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ दिया था ये पेशा। एक बात यहाँ पे जानते हैं कि ये असहयोग आंदोलन जो है, इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया जाता है। और इसी समय क्या होता है, इसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। और असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है, ये पहले कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पारित किया जाता है। बत- कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। ठीक है ना, किया जाता है। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे, ये लाला लाजपत राय के थे। ठीक है, यहाँ पर प्रस्ताव पेश किया जाता है। प्रस्ताव जो था वो खुद महात्मा गांधी ने तैयार किया था। वो प्रस्ताव खुद महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया था। और वहां पर किया जाता है, और फिर उस प्रस्ताव को, जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था सालाना, वो नागपुर अधिवेशन में, जो 1920 में ही होता है, राघव चिरियार जो वहाँ के अध्यक्ष होते हैं, उसमें पारित कर दिया जाता है असहयोग आंदोलन। गांधी जी ये बताए थे कि ये 1 वर्ष में स्वराज, कई कई बार पूछता कि गांधी जी ने किस आंदोलन में कहा था कि 1 वर्ष में मैं स्वराज दिला दूंगा, तो वो है असहयोग आंदोलन ही। ठीक है ना, इस तरीके से। हाँ, अब आते हैं यहाँ पे
जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में ये है कि वो पढ़ाई छोड़े थे। वो जब उनकी परीक्षा होने वाली थी तो परीक्षा से मात्र 20 दिन पहले उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था। और पढ़ाई छोड़ने के बाद वो तो फिर जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो है 20 दिन पहले छोड़े और इसके बाद ये चले गए थे अमेरिका पढ़ने के लिए। अमेरिका का विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में, विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय जो था वहां चले गए और उसमें इन्होंने इकोनॉमी से एमए किया था। इकोनॉमी में इन्होंने किया था ये, ठीक है ना, अर्थशास्त्र में इन्होंने किया था। और तो इस तरीके से थोड़ा सा कोरिलेट कर करके पढ़ें चीजों को, ज्यादा बेहतर होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? ये है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जिनकी चर्चा भी हो चुकी है। ये इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है भाई सोशलिज्म जो है, ठीक है ना, ये है। इनका उपनाम है लोकनायक। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, लोकनायक। इनकी जो जीवनी लिखी थी वो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा था, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण के बारे में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी किया था। इंदिरा गांधी के विरुद्ध जो किया गया था एक तरीके से आपातकाल के समय, तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी किया था। हाँ, एक दो दो बातें और जानी इनके बारे में कि ये जो थे, इनको भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न, जो कि मरणोपरांत 1999 ईस्वी में मिला था। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला इनको। रमन रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी 1965 ईस्वी में मिला था, लोक सम्मान के लिए, समाज समाज सेवा के लिए, ठीक है ना। तो ये सब बातें कोरिलेट कर करके जाननी चाहिए इस पर्सनालिटी के बारे में, क्योंकि प्रश्न मिलते रहते हैं, देखा जा सकता है भी, तो यादें ज्यादा होगी और पढ़ाई इंटरेस्टिंग भी होगा इस तरीके से। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने ही किया था। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? देखिए, असहयोग आंदोलन काफी इस तरीके से देख रहे हैं, लगातार प्रश्न आ रहा है, यानी गांधी इरा से प्रश्न बहुत ज्यादा देखे जाते हैं वहां पे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन ये छपरा के रहने वाले थे, ठीक है ना, तो वो वहां से इसका सक्रिय थे असहयोग आंदोलन में। आगे आते हैं, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो हुआ था ये हजारीबाग में किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना जो की गई थी 1906 ईस्वी में किया गया था। संस्थापक कौन थे? एक थे श्री कृष्ण सिंह और एक जो थे तेजेश्वर प्रसाद थे, ठीक है। और ये दोनों जो प्रभावित थे ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी से, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से प्रभावित होकर इन लोगों ने बिहारी छात्र सम्मेलन का, बिहारी छात्र संस्था का गठन किया था, जिसका 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? देखिए, 22-23 में किसान सभा का गठन किसने किया था? ये है श्री कृष्ण सिंह हैं और मोहम्मद जुबैर हैं। और आंसर होगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक होगा इसका आंसर।
तो जानने की बात यहाँ पर ये है कि एक पर्सनालिटी दिख रहा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती जो थे 1929 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक किसान सभा सभा का गठन किया था। बिहार प्रोविंशियल सभा का जो है इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था 1929 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष थे भी स्वामी सहजानंद ही थे, ठीक है ना। तो इस तरीके का प्रश्न जब आए तो इससे रिलेटेड और भी जोड़ करके पढ़ा कीजिए, आसानी होगी आपको जानने में। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? देखिए, पहले तो पूछ सकता है बरहिया ताल तो कहाँ था? मुंगेर में। किस लिए विरोध किया गया था? तो बकास्त भूमि की वापसी के लिए किया गया था, ठीक है ना। बकास्त भूमि को वापसी के लिए वहां पे इसका आंदोलन किया गया था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? स्वराज दल, अभी जो हमने चर्चा किया था कुछ प्रश्न पहले कि स्वराज दल जो था एक तो गठन किया गया था 1923 ईस्वी में। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह किए थे और मोतीलाल नेहरू। ये सॉरी, मोतीलाल नेहरू किए थे और चित्तरंजन दास किए थे। उसी तरीके से बिहार में स्वराज दल का जो गठन हुआ था वो हुआ था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। और जैसे स्वराज दल में अध्यक्ष थे और सचिव थे, उसी प्रकार बिहार में भी थे, बिहार के स्वराज दल में भी, ठीक है ना। तो बिहार में स्वराज दल के थे जो अध्यक्ष हुए थे श्री नारायण प्रसाद। ठीक है। और सचिव जो थे अब्दुल बारी, ठीक है। और यहाँ पे तो जानते ही हैं कि इसके अध्यक्ष जो थे चित्रन अध्यक्ष थे सी आर दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। तो इस तरीके से जोड़ करके पढ़ें, आसानी होगी परीक्षा में सोल्व करने में। सॉरी, ठीक है। और सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में भी हम लोगों ने जाना कि 1913 में जो पटना में गठन हुआ था अनुशीलन समिति का, उससे संबंधित है, ठीक। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ये तो थे फणींद्र नाथ घोष थे, ठीक है ना। HRA जो संगठन हुआ था 1928 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, उसमें इन्होंने शामिल हुए थे ये फणींद्र नाथ घोष थे। और HRA का गठन का जो शुरुआती में किया गया था सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था, ठीक है। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1927 ईस्वी में। मकसद क्या था इसका? इसका मकसद था बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना। क्रांतिकारी को बढ़ावा देना, पटना युवक संघ की स्थापना का मकसद ये था। सूची एक को सूची दो के साथ मिलाइए, ठीक है, मिलाते हैं। पहले ये देखें, ऐसे इस तरीके के प्रश्न को ऐसे मत लिखा करिए, ऐसे बनाया करिए ए बी सी और डी। क्या होता है कि उसमें गलती होने की संभावना ज्यादा होता है। तो चंपारण सत्याग्रह में कौन थे? जयप्रकाश नारायण नहीं, श्याम नारायण, शाहजानंद नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी एक के साथ कौन है? चार।
एक के साथ चार, यानी कि ऑप्शन बी और सी कट गया, ये नहीं है। ठीक है। आजाद दस्ता, आजाद दस्ता में कौन होंगे? जयप्रकाश नारायण, यानी बी का वन, बी का वन, यानी कि ये भी कट गया, आंसर क्या हो गया? डी हो गया। तो इस तरीके से ऐसे करने में क्या होता है, गलती होने की संभावना कम होती है, वरना जल्दबाजी में वो कभी कभी वो मिस्टेक हो जाता है ये। ठीक है। अब देख लें कि सी का कौन क्या है। 1940 में बिहार में, 1940 में बिहार में कौन? श्याम नारायण सिंह, श्याम नारायण सिंह। किसान सभा बिहार में कौन थे? तो ये अभी हमने जाना, शाहजानंद सरस्वती, शाहजानंद सरस्वती ही किए थे 1929 ईस्वी में। बिहार प्रोविंशियल ये सब का स्थापना किया गया था। तो इस तरीके से आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? ये तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, जस्ट 1929 ईस्वी में किया था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो गठन किया गया था, ठीक है ना, शाहजानंद सरस्वती के माध्यम से। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। देखिए, नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में किया जाता है। ठीक है। तो कौन थे? तो महादेव लाल शराफा थे, महादेव लाल शराफा, भागलपुर से किए थे ये, है ना। एक और थे, श्री नारायण अग्रवाल, इनके साथ में एक और थे, श्री नारायण अग्रवाल। श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से थे। ठीक है। श्री कृष्ण सिंह कहाँ से थे? मुंगेर से। और सत्यनारायण जो सिंह थे, ये थे दरभंगा से। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक चीज और बता दें कि जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी बिहार में, तो सबसे पहले हुआ था चंपारण में, और उसके बाद हुआ था सारण में। तो चंपारण में कौन थे इसके नेता? चंपारण में थे बिपिन बिहारी वर्मा। बिपिन बिहारी वर्मा थे इसके। ठीक है। मुंगेर से भी हो गया, ये हो गया। ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो सत्याग्रह है, नमक सत्याग्रह, जो नमक सत्याग्रह है उसके बारे में ये जान लें कि नमक सत्याग्रह जो कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1929 में, लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जे एल नेहरू ने की थी, रावी नदी के तट पर है जो लाहौर, उसमें असहयोग सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव पारित किया गया था और वागडोर गांधी जी को सौंपी गई थी कि आप इसको करें। और गांधी जी ने क्या किया था कि इसको शुरुआत करने के लिए वो साबरमती आश्रम से, जगह थोड़ी सी कम है, इधर लिखते हैं, 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से। ठीक है। साबरमती आश्रम से 5 अप्रैल, 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं वो। और दांडी पहुंच कर करके वो नमक कानून तोड़ते हैं। यानी कि इस अवधि को देखें तो 24 दिनों की ये अवधि है ये। कभी कभी ये पूछता है कि कितने दिन तक किए थे। और यहाँ पहुंचने के बाद इन्होंने नमक कानून तोड़ा, और वहीं से नमक कानून की शुरुआत होती है। और इसे पूछता है कभी कभी कि कितने सहयोगी थे गांधी के साथ। तो गांधी के साथ 78 सहयोगी थे, इसमें एक सहयोगी थे जो बिहार से थे, और वे थे गिरिवरधर चौधरी, गिरिवरधर
चौधरी जो थे ये बिहार से नेता थे इसमें। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखें कि बिहार में जो शुरुआत हुआ था ये 15 अप्रैल को हुआ था, चंपारण में और उसके बाद सारण में। ठीक है? तो ये थे 25 प्रश्नों की सीरीज जो कि आप लोगों के सामने है। जहां तक हो सका यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और इससे संबंधित जो पीडीएफ है वो क्रांति लर्निंग ऐप पे दिया गया है। क्रांति लर्निंग ऐप पे दिया हुआ है, तो आप इसे डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जा करके और फ्री का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में टेलीग्राम पर भी इसके पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको फ्री में है, तो आप उपलब्ध कर सकते हैं ये। ठीक है? तो इस क्लास के साथ है मैं फिर अगले क्लास में मिलूंगा आपको 25 प्रश्नों की सीरीज लेकर के। ठीक है?